अगर आप इस कोर्स को प्रॉपर ध्यान से केवल सुनते हैं तो आपको 10th में फिजिक्स में 100% आपसे बनने वाला, 100% आपसे बनने वाला, ये गारंटी है। तो आप लोग तो इसको ध्यान से देखिए, है ना। तो एयर का फ्लो हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस या ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो अगर एयर का फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं, है ना, एयर करंट या विंड करंट। अगर रिवर में पानी का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर करंट, है ना। अगर हीट का फ्लो हो रहा है तो दैट कैन बी टर्म्ड एज हीट करंट, है ना। तो किसी भी चीज का फ्लो हो जाए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या होता है कि हम लोग करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग करंट बोल देते हैं ना, वो थोड़ा सा गलत है। करंट एक ब्रॉडर चीज है ना। करंट के अंदर बहुत सारे चीज आते हैं, किसी भी चीज का फ्लो हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या टर्म दे सकते हैं, करंट दे सकते हैं। कंफ्यूजन ना हो तो, है ना। जो देने वाला है, यार हम किसी को दान कर रहे हैं, मतलब अमीर आदमी है ना, है ना, हम पॉजिटिव अपने आप को बोलेंगे। जिसको दे रहे हैं वो गरीब है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा उसके ऊपर कैसा चल जाएगा, पॉजिटिव। जो ले रहा है वो गरीब होगा, है ना, सुना, तो उसके ऊपर कैसा चल जाएगा, नेगेटिव। कर्जा ले रहा है, अरे हमारे पास पैसा तो हम किसी को कर्जा दे रहे हैं जी। हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट, आप सबों के लिए हम लोग एक क्लास 10th का रिवीजन लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स से, जिसमें हम लोग फिजिक्स के सिलसिलेवार तरीके से हम लोग रिवीजन करने वाला है। और 10th में आपको जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है उन सारे को हम लोग कवर करने वाला है। वो आइदर थियोरेटिकल क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उन सारे को कवर करेंगे। और जो जो चैप्टर भी हम लोग कवर करने वाले हैं, उसमें चैप्टर आपको, पहला चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वो आपका क्या है बाबू, आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो चैप्टर आपका है लाइट। और फोर्थ चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड। ये 4 चैप्टर आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं। ये चारों चैप्टर को 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। आज का जो सेशन में हम लोग 1 बाय 1 जो आपको देखिए, आपको प्रत्येक एक दिन के इंटरवल पे छोटे छोटे टॉपिक में हम लोग उनको डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। आपको प्रत्येक डे आपको 4 से 5 टॉपिक के लेक्चर्स मिलेंगे, और हम लोग नेक्स्ट 5 से 7 दिन में इस पूरे चैप्टर को, पूरे फिजिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप इस कोर्स को प्रॉपर ध्यान से केवल सुनते हैं तो आपको 10th में फिजिक्स में 100% आपसे बनने वाला, 100% आपसे बनने वाला, ये गारंटी है। तो आप लोग तो इसको ध्यान से देखिए, है ना। तो पहला जो चैप्टर हम लोग अभी चालू करते हैं, है ना, वो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट में आपको क्या क्या पढ़ना है 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ड हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं करंट क्या होता है। सो करंट को हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग। तो किसी भी चीज का फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं करंट है ना। सबसे पहले समझते हैं कैसे फ्लो ऑफ एनीथिंग को करंट क्यों बोल रहे हैं, गौर समझिएगा। जैसे एक समझिए बात को ना, अगर कहीं पे एयर का फ्लो हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस या ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, तो अगर एयर का फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं, है ना, एयर करंट या विंड करंट। अगर रिवर में पानी का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर करंट, है ना। अगर हीट का फ्लो हो रहा है तो दैट कैन बी टर्म्ड एज हीट करंट, है ना। तो किसी भी चीज का फ्लो हो जाए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या होता है कि हम लोग करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग करंट बोल देते हैं ना, वो थोड़ा सा गलत है। करंट एक ब्रॉडर चीज है ना। करंट के अंदर बहुत सारे चीज आते हैं, किसी भी चीज का फ्लो हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या टर्म दे सकते हैं, करंट दे सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब स्पेसिफिकली हम लोग किससे है, चार्ज से। तो अगर चार्ज का फ्लो होगा, किस चीज का फ्लो होगा, चार्ज का, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर हम लोग डिफाइन करें इलेक्ट्रिक करंट को, तो उससे पहले होगा कि हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को आप इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा चार्ज क्या होता है। तो पहला जो चीज आपको समझना है वो समझना पड़ेगा चार्ज, तब आप डिफाइन कर सकते हैं कि, है ना, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या। तो देखिए डिफिनेशन वाइज हम लोग चार्ज क्या बोलते हैं पहले वो समझिए, उसके बाद हम चार्ज को आपको डिफाइन करते हैं कि चार्ज होता क्या है ना। सो चार्ज क्या है बेसिकली, है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ये किसका प्रॉपर्टी है, मैटर का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसके कारण ये क्या करता है ना। अगर किसी के पास चार्ज है ना, तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। गौर करिएगा,
सो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसके कारण ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है, अगर वो बॉडी चार्ज है, उस बॉडी के पास चार्ज है, तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। समझिए बात को, है ना? सो सर कैसे चार्ज आएगा, कैसे? समझिए बात को, है ना? ऑलरेडी सब बॉडी के पास, हमारे पास, आपके पास, है ना, इस फैन के पास, इस बोर्ड के पास, इस पेन के पास, सबके पास चार्ज है। तो समझते हैं चार्ज कैसे है ना। देखिए बहुत ये फंडामेंटल पार्टिकल है ना, तो फंडामेंटल चीज का बात करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे कि, है ना, ये ऐसे ही क्यों लिखते हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना कि ये ऐसे क्यों लिखते हैं, ये फंडामेंटल चीज है ना। तो उसी तरह से हम लोग चार्ज समझते हैं ना। तो हम लोग को केमिस्ट्री के अनुसार हम लोग जाए तो ना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम जिससे बना हुआ है, वो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग बोलते हैं कैसा चार्ज है? नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को गौर करिएगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बोला जा रहा है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर बोला जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। मतलब चार्ज हमारे पास दो टाइप के आ रहे हैं, है ना। कौन कौन सा चार्ज आ रहे हैं बोलिए? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। और हम सबके अंदर में, क्योंकि वी आर मेड अप ऑफ एटम, और एटम का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वही आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। और जो सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है ना, जिससे चार्ज बना है, सबसे छोटा यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो क्या सर चार्ज दो ही टाइप का हो सकता है? यस, चार्ज अभी तक हमारे पास दो ही टाइप के है ना। और देखो इसके पीछे थोड़ा सा अगर हम लोग मतलब आपके लेवल या आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर हो जाएगा, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं नेचर लव सिमेट्री, है ना। नेचर कोशिश किया है हर चीज को सिमेट्रिकल बनाने का, क्योंकि जो सिमेट्रिकल चीज होंगे दे विल बी मोर स्टेबल, है ना। सो हमारे पास दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना, बॉयज गर्ल्स, है ना। सो दो अपोजिट नेचर के चीज ज्यादा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। सो हम लोग ये बात को उधर हम लोग उतना नहीं जाते हैं। तो चार्ज हमारे पास दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल पार्टिकल चार्ज का है, जो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। और हम सबके बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, मतलब हम सबके पास क्या है? चार्ज है। लेकिन दिक्कत क्या है? हम सबके पास चार्ज है, बट नेट चार्ज का बात करते हैं तो हमारे ऊपर नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव नेचर के चार्जेज है, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव नेचर के भी चार्जेज है। तो ओवरऑल हमारे ऊपर नेट चार्जेज का क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। तो किसी बॉडी में चार्ज डेवलप कैसे करेंगे, इस बात को थोड़ा समझिएगा। सो चार्ज कैसे डेवलप होता है? एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक लेते हैं, एक एलिमेंट सोडियम ले लेते हैं और एक एलिमेंट क्लोरीन ले लेते हैं, जो बहुत पॉपुलर है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, है ना? 11 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है ना। तो ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट पहले किस बात को करता है, समझना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। किस चीज को डिनोट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन है। क्या है बोलिए? 11 प्रोटॉन है। और अगर हम बोल रहे हैं कि सोडियम एटम न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना प्रोटॉन को कैंसल आउट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 11 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, है ना। सिमिलरली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसके पास 17 प्रोटॉन होंगे, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस चीज को डिनोट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। और अगर क्लोरीन का एटम न्यूट्रल है तो इसके पास 17 क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। देखो यार न्यूट्रल ना थोड़ा लोग नहीं समझते, ऐसा बेसिक समझ लो ना कि हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो 2 गियर आगे लगाते हैं, 2 बार आगे दबाते हैं और 2 बार पीछे दबा देते हैं, तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है ना। क्या हो जाता है? न्यूट्रल। तो मान लो कि आगे दबाना को पॉजिटिव मान लेते तो पीछे दबाना को क्या कर देते हैं, है ना, नेगेटिव। तो मिलके ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल। तो जितना प्रोटॉन अगर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये बॉडी क्या कहलाएगा? न्यूट्रल, है ना। वो बॉडी क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। अब आप बात समझिए, एक चीज और केमिस्ट्री में बेसिक हम लोग पढ़ते हैं ना, कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, 8, 18, है ना, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है? स्टेबल होता है। और दुनिया में जितने भी चीज है सबका पर्पस एक ही है, क्या होना?
स्टेबल होना। क्या होना? स्टेबल होना। सो हर एक एलिमेंट चाहता है कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इधर 2 इलेक्ट्रॉन रहे या 8 रहे या 18 रहे, सो ऑन समझ बात को। सो अगर हम इसके कन्फिग्रेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सोडियम का, तो जनरल हम लोग लिखते हैं 281। सो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है ना। चाहता कितना है? 2 या 8 चाहता है। चलिए अगर हम क्लोरीन को देखें तो कितना होता है बोलिए? 287। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना। चाहता कितना है? 2 या 8 या 18 है ना। तो 7 है। अगर एक कोई इसको दे देता तो ये स्टेबल हो जाता है ना। और ये भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। अगर एक या नहीं रहता तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया? लूज कर दिया। क्या कर दिया? लूज। और एक इलेक्ट्रॉन जो ये लूज किया, मान लो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। अब ये भी आपस एक खुद में क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और एक खुद में भी क्या हो गया? स्टेबल। लेकिन एक दिक्कत क्रिएट हुआ। क्या दिक्कत क्रिएट हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 17 तो इसके पास पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तब इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गया। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेट इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और ए बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके पास पहले था 11 इलेक्ट्रॉन है ना। अब बचा क्या है? वो 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल करेगा, लेकिन एक प्रोटॉन बच जाएगा। और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब अब इनके ऊपर नेट चार्ज डेवलप हो गया है ना। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज डेवलप कैसे हुआ? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया। सो किसी भी बॉडी का जो चार्जिंग का जो प्रोसेस है ना, कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है तो हम क्या लिखेंगे? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एक बॉडी जो लूज करेगा वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? पॉजिटिव। और जो गेन करेगा वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? नेगेटिव है ना। एक ऐसे भी समझ लो ना, याद करने के लिए कंफ्यूजन ना हो तो है ना। जो देने वाला है, यार हम किसी को दान कर रहे हैं, मतलब अमीर आदमी है ना, तो हम पॉजिटिव अपने आप को बोलेंगे। जिसको दे रहे हैं वो गरीब है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जो ले रहा है वो गरीब होगा है ना, सुना ना, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कर्जा ले रहा है, अरे हमारे पास पैसा तो हम किसी को कर्जा दे रहे हैं जी, तो मेरे ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके ऊपर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो जो डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो एक्सेप्टर है, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसा आप देख लिए। तो हमको एक बात समझ में आ गया ना, हमको केमिस्ट्री में नहीं जाना ज्यादा है ना, हम लोग एक बात यहां से समझ में आ गए कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड है ना। एक बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन होगा सर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा? क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इस पे भेज देंगे? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कैसे भेज सकते? सो देयर आर मेथड ऑफ चार्जिंग, जो हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है ना। थोड़ा सा ऐसा बोल दे रहे हैं ना समझने के लिए। बेसिकली 3 टाइप के मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ते हैं ना। पहला मेथड ऑफ चार्जिंग होता है जिसको बोलते हैं रबिंग मेथड या फ्रिक्शन मेथड है ना। जैसे इस पेन को अगर किसी कपड़े से ना, सिल्क क्लॉथ से अगर हम रब कर देते हैं ना, या हम ऐसे अपना बाल में कर लेते हैं ऐसा है ना, तो ये क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ पेपर को क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों अट्रैक्ट करने लगता है? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज हो गया। तो रब करने से, रगड़ने से क्या डेवलप हो गया? चार्ज है ना। तो रगड़ने में हुआ क्या? रगड़ने के प्रोसेस में हुआ कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। मतलब ट्रांसफर ऑफ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने का एक मेथड है ना, जिसको बोलते हैं रबिंग मेथड या फ्रिक्शन मेथड। दूसरा जो मेथड होता है जिसको हम लोग कंडक्शन मेथड बोलते हैं, तीसरा मेथड जिसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ऐसे इतना अभी हम लोग को बात नहीं करना है, आप 12th क्लास में आइएगा है ना, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी यहां तक हम लोग बात को समझ रहे हैं, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। सो हमारे पास एक बात क्लियरिटी आ गया कि किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज आ रहा है वो कैसे आ रहा है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो बॉडी के ऊपर क्या होगा? बाय ट्रांसफर ऑफ है ना, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अगर यहां तक बात समझ में आ रहा और ये भी बात समझ में आ गया कि हमारे पास 2 ही टाइप के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो गेन करेगा उसके ऊपर नेट कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा मामला? सो चलिए अगर चार्ज के बारे में समझ में आ गया थोड़ा सा कि ये 2 टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक चीज और आपको बता चुके हैं ना, इसका फंडामेंटल पार्टिकल
फंडामेंटल समझते हैं ना, फंडामेंटल मतलब बेसिक, एलिमेंट्री। जैसे घर हम बना रहे तो घर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या बोल सकते हैं, ईंट, है ना। तो उसी तरह किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज डेवलप होगा, वो चार्ज को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। जनरली हम लोग प्रोटॉन नहीं बोलते, द रीजन बीइंग क्योंकि प्रोटॉन का कभी भी, है ना, ट्रांसफर नहीं हो सकता, है ना। जो ट्रांसफर होता है वो केवल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ चार्ज, है ना, जिसके कारण किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है, वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा बात, है ना। चलिए, अगर यहां तक बात समझ में आ रहा तो हम लोग नेक्स्ट, अब किसी बॉडी के पास चार्ज है तो हम लोग डिफिनेशन में पीछे बात किया ना, चार्ज क्या था ना, फिर हम लोग वापस आते थोड़ा सा ना डिफिनेशन में। तो हम लोग बात करते चार्ज क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है, वो कैसा भी चार्ज हो, वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, अगर चार्ज है तो अपने चारों तरफ वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है ना। समझ बात को, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। लगभग खत्म हो गया, है ना।